दोस्तों, जो लोग कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ जाते हैं वो लोग कभी भी हमारी यादों में बूढ़े नहीं होते। हर इंसान का अपना एक समय होता है। कोई इंसान कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, एक दिन उसे अपने प्रदर्शन में गिरावट देखनी ही पड़ती है। लेकिन कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले इस गिरावट के दौर से नहीं गुजरते, बल्कि वो अपने अंतिम समय तक श्रेष्ठ ही रहते हैं। और इस श्रेष्ठता में मौत होने के कारण वो लोग सभी के दिलों में कहीं अधिक जगह बना लेते हैं। ब्रूस ली एक ऐसे ही इंसान थे। जब उनकी मौत हुई तो उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष ही थी और फाइटिंग स्किल से लेकर एक्टिंग तक के मामले में वो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए ऐसे समय में उनका जाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति थी। चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक ब्रूस ली के निधन से हिल गया था। उनके अकस्मात निधन की वजह से दुनिया के बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम था। ब्रूस ली को भारत में भी काफ़ी पसंद किया जाता रहा है। उनके लड़ने की कला के कारण भारत में कई पीढ़ियों से लोग ब्रूस ली पर मोहित हैं। उनके बारे में अनेकों लेख भारतीय पत्रिकाओं में छप चुके हैं। उनके लड़ने की कला की तारीफ हर कहीं होती है, लेकिन ली साहब की लड़ाई हमने केवल फिल्मों के जरिए ही देखी है और फिल्मों की लड़ाई कभी वास्तविक नहीं होती। हमारे अपने देश, विशेषकर दक्षिण भारत की फिल्मों में तो हीरो कभी रेल रोक देते हैं तो कभी मात्र एक केले का इस्तेमाल करके कई दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ब्रूस ली की फाइटिंग शैली भी फिल्मी कैमरे का ही कमाल था या ब्रूस ली सही मायनों में एक महान योद्धा रहे हैं? चलिए आज के वीडियो में इसी बाबत चर्चा करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद की जाने वाली फिल्में भारतीय फिल्मों से बेहद अलग है। भारत में जहां बड़ी संख्या में कॉलेज के प्रेमी और प्रेमिका के जीवन को लेकर ही फिल्में बनाई जाती रही हैं, वहीं इस तरह की फिल्में विदेशों में अधिक पसंद नहीं की जाती। भारत से बाहर अंतरिक्ष से लेकर साइंस फिक्शन जैसे विषयों पर बेहतरीन फिल्में बनती आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों में एक्टर से अधिक निर्देशक का महत्व होता है। ये फिल्में हीरो के नाम से नहीं बल्कि निर्देशक के नाम से चलती हैं और ये निर्देशक कथा एवं पटकथा के अनुसार बेहतरीन अभिनेता का चुनाव करते हैं। यही वजह है कि इन फिल्मों के हीरो सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं। उदाहरण के लिए द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में काम करने वाले आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर रियल लाइफ में भी अपने समय के दुनिया के नंबर 1 बॉडी बिल्डर रहे हैं। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी प्रतियोगिता यानी मिस्टर ओलंपिया में 7 बार जीत दर्ज की है। दूसरी ओर ब्रूस ली ने भी खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध किया था। ब्रूस ली को असल जीवन में अनेकों युद्ध कलाओं का ज्ञान था। ली साहब के पिता, जिनका नाम ली होई चुएन था, प्रतिदिन एक युद्ध कला जिसे ताइची कहते हैं का अभ्यास करते थे। अपने पिता को अभ्यास करते देख करीब 4 साल की छोटी उम्र में ही ब्रूस ली ने भी ताइची शुरू कर दी थी। शुरुआत से ही उनके हाथों की गति इतनी तेज थी कि उनके द्वारा किए गए वार उनके पिता भी नहीं रोक पाते थे। ब्रूस ली के पिता जान गए कि उनके बेटे में अद्भुत प्रतिभा है, इसलिए ली के पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जब ली युवा हुए तो उन्होंने विंग चुन नामक एक अन्य युद्ध शैली सीखना शुरू किया। उन्हें ताइची के बजाय विंग चुन की लड़ने की शैली कहीं अधिक पसंद आई। विंग चुन में अपने अनुभव के साथ ब्रूस ली ने एक हाई स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। उन्हें बॉक्सिंग का कोई अभ्यास नहीं था, परंतु अपने हाथों की तेज गति के कारण ली के वार प्रतिद्वंदियों द्वारा संभाले जाने मुश्किल थे। यही वजह रही कि बिना किसी विशेष अभ्यास के ब्रूस ली ने वो हाई स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीत ली। ऐसे में स्कूल के बॉक्सिंग कोच ली से बहुत प्रभावित हुए। इन कोच साहब ने ली को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने का फैसला किया। कुछ ऐसा ही कारनामा कराटे के मामले में भी हुआ। वर्ष 1960 में ब्रूस ली अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कराटे अभ्यास स्तर में शामिल हुए। ली कराटे की तकनीकों से परिचित नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि इसके बावजूद भी उन्होंने उन लड़कों को कराटे में मात दे दी जो सालों से इसका अभ्यास कर रहे थे। असल में ब्रूस ली के भीतर युद्ध कौशल कुदरती रूप से था। वो किसी भी फाइटिंग स्किल को पल भर में ही सीख लेते थे। उनके हाथों की तेजी कम अनुभव के बावजूद भी उनके विरोधी पर हावी पड़ती। ये कहा जाता है कि जब ब्रूस ली ने फिल्मों में अभिनय शुरू किया तो उनके लड़ाई के दृश्यों को स्लो मोशन करके चलाना पड़ता था, क्योंकि ली के हाथ इतनी तेजी से घूमते थे कि साधारण गति से दृश्य प्ले करने पर उनके हाथों की मूवमेंट दिखाई ही नहीं देती थी। दोस्तों, एक फिल्म की शूटिंग के सेट पर ब्रूस ली के साथ एक अजीब घटना हुई। उनके साथ इस फिल्म में एक पेशेवर जूडो के चैंपियन खिलाड़ी भी काम कर रहे थे। इन जूडो खिलाड़ी ने मजाक मजाक में ब्रूस ली को पीठ पीछे से पकड़ लिया और ली इस पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाए। बस उसके बाद ब्रूस ली ने जूडो सीखने की भी ठान ली, जिस कारण उनकी कई फिल्मों की शूटिंग तक लटक गई। परंतु ब्रूस ली लगातार जूडो का अभ्यास करते रहे और मात्र कुछ ही महीनों के अभ्यास के बाद उन्होंने अपने उसी साथी कलाकार को जूडो में पटकनी भी दे दी, जिन्होंने ली को मजाक मजाक में
अपनी बाहों में जकड़ लिया था। इन सब के अलावा ब्रूस ली द्वारा एस्क्रीमा और ताइक्वांडो सीखे जाने के दस्तावेज भी मिल जाते हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि मानो ली साहब पर युद्ध कलाएं सीखने का जुनून सवार हो गया था। वो एक के बाद एक नई नई कलाएं सीखते रहते थे। ली के दोस्तों के अनुसार उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि दिन बहुत छोटे होते हैं, यदि दिन और थोड़े बड़े हों तो वो और भी अधिक युद्ध कलाएं सीख सकते हैं। धीरे धीरे ब्रूस ली ने दिन के साथ साथ रात्रि के समय भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त उनकी फिल्में भी बेहद अधिक सफल होने लगी थी। दर्शकों से मिल रहे प्यार के कारण ली सारा दिन फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहते तो रात्रि के समय युद्ध शैलियों को सीखते रहते। हालांकि ब्रूस ली ने प्रोफेशनल प्रतियोगिताएं बेहद कम जीती हैं, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो इन कलाओं को जीतने की काबिलियत नहीं रखते थे। दरअसल अपनी व्यस्त दिनचर्या के चलते ब्रूस ली के पास इतना समय ही नहीं था कि वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सके। चक नॉरिस, जो कि अमेरिकी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे, भी शौकिया तौर पर फिल्मों में काम करते थे। नॉरिस ने अपने जीवन में मार्शल आर्ट की कोई प्रतियोगिता नहीं हारी थी। एक बार फिल्म के सेट पर उन्होंने ब्रूस ली को फाइट की चुनौती दी, जिसे ब्रूस ली ने स्वीकार किया और यह फाइट बड़ी ही अनोखी रही। नॉरिस एक प्रहार भी ब्रूस ली को ठीक से नहीं कर पाए। ली ने कुछ ही मिनटों में उन्हें चारों खाने चित कर डाला। नॉरिस ने इस फाइट के अंत में खुद भी माना कि वो अपने जीवन में पहली बार कोई लड़ाई हारे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मार्शल आर्ट में कोई इतना माहिर भी हो सकता है जितने माहिर ब्रूस ली थे। यानी ब्रूस ली सिर्फ फिल्मों के फाइटर नहीं थे, बल्कि वो असल जीवन में भी एक शानदार योद्धा थे। ब्रूस ली के बेहतरीन फाइटर होने का एक विशेष उदाहरण 1964 में मिलता है। असल में ब्रूस ली अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद एक एकेडमी में कुछ नौजवानों को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देते थे। ऐसे में एक बार एक शाओलिन मॉन्क, जिनका नाम वोंग जैकमैन था, ने ली के बारे में कहा कि ब्रूस ली का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है, यानी इस हिसाब से वो चीन के निवासी नहीं है और एक गैर चीनी व्यक्ति कभी भी बेहतरीन मार्शल आर्ट का फाइटर नहीं हो सकता। वोंग जैक न सिर्फ लगातार ब्रूस ली का अपमान करते थे, बल्कि उन्हें समय समय पर खुद से लड़ने की चुनौतियां भी देते रहते थे। लेकिन ली साहब उनकी चुनौतियों को अक्सर एक मजाक समझकर टाल देते थे। ऐसे में हर ओर ये खबर उड़ने लगी कि ब्रूस ली वोंग जैक से लड़ने के काबिल नहीं है और वो वोंग जैक से बहुत डरते हैं। बार बार की चुनौतियों से परेशान होकर एक रोज ब्रूस ली ने वोंग जैक से फाइट करने का फैसला किया। कहा जाता है कि वोंग जैक उस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स चैंपियन थे, इसलिए इस लड़ाई पर पूरी दुनिया की नजरें थी। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन इन दोनों महान फाइटरों का आमना सामना हो गया। ब्रूस ली शुरुआत से ही इस फाइट में हावी पड़ते दिखे। उन्होंने बेहद तेजी से ताबड़तोड़ वार वोंग जैक पर किए। इस फाइट के समय वहां मौजूद रहने वाली ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली अपनी किताब ब्रूस ली द मैन ओनली आई न्यू में लिखती है कि ब्रूस ली और वोंग जैक में करीब 25 मिनट लंबी फाइट चली। वोंग जैक शुरू से ही खुद को ब्रूस ली के मुक्कों से बचाते हुए नजर आए। ली वोंग जैक को प्रहार करने का मौका ही नहीं दे रहे थे और वोंग जैक ये सोच रहे थे कि लगातार प्रहार करने के कारण ब्रूस ली थक जाएंगे और उसके बाद वो ली को हरा देंगे। परंतु करीब 15 मिनट की लड़ाई के बाद वोंग जैक की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो ब्रूस ली की थकावट का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो फाइट छोड़कर पूरे रिंग में दौड़ रहे थे ताकि किसी तरह ली के गुस्से खाने से बचा जा सके। इस दौड़ के कारण वोंग जैक खुद ही थककर निढाल हो गए और रिंग के बीचों बीच गिरकर बेहोश हो गए। वर्ष 2018 में लेखक मैथ्यू पोली ने भी ब्रूस ली की बाबत एक किताब लिखी जिसका शीर्षक ब्रूस ली ए लाइफ है। मैथ्यू पोली ने इस किताब में डेविड चीन का इंटरव्यू छापा है। डेविड चीन वही शख्स थे जिन्होंने ब्रूस ली और वोंग जैक के मध्य में फाइट का आयोजन किया था और उनके इंटरव्यू के अनुसार वोंग जैक एक महान फाइटर थे, लेकिन वो ब्रूस ली के सामने बिल्कुल ही बेबस दिखाई दिए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो बिजली की तेजी से अपने ऊपर बरसते प्रहारों को किस तरह से रोके। ब्रूस ली ने लगातार मेहनत करके खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि उन्हें इस लड़ाई में थकावट ही नहीं हो रही थी। वहीं ली के प्रहारों से बचने की कोशिश करने वाले वोंग जैक थोड़ी ही देर में हाफने लगे। वैसे वोंग जैक और ब्रूस ली की शानदार फाइट के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका शीर्षक बर्थ ऑफ द ड्रैगन है। इस फिल्म में इन दोनों ही योद्धाओं की फाइट को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, इन तर्कों से ज्ञात होता है कि ब्रूस ली एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करना और प्रतियोगिताएं जीतना पसंद नहीं था। वो योद्धा थे क्योंकि वो युद्ध कला से प्रेम करते थे, वो बस सीखना चाहते थे। वैसे ब्रूस ली के भारत आगमन पर भी कई सारी अफवाहें हैं। कहा जाता है कि वो वर्ष 1971 के जनवरी माह में भारत आए थे और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ब्रूस ली की फाइट कुछ भारतीय खिलाड़ियों से करवाई थी, परंतु इस दावे के कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलते। हाँ, ये सच है कि वर्ष 1971 में
ब्रूस ली भारत अवश्य आए थे, परंतु एक फिल्म की शूटिंग के चलते यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए चेन्नई के कुछ स्थानों पर शूटिंग की और कुछ ही दिनों में वापस लौट गए। हालांकि ली की वो फिल्म बाद में पूरी नहीं हो पाई। किन्हीं कारणों से उस फिल्म में लगातार देरी होती रही और वर्ष 1973 की 20 जुलाई को ब्रूस ली ये दुनिया ही छोड़कर चले गए, जिसके कारण वो फिल्म सदा के लिए बंद हो गई। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की स्थिति में लाइक बटन जरूर दबा दें और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी अवश्य दबा कर जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।